नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबर उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं जहां ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां आपको बता दें, नोएडा में साइबर टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। टीम के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, जहां साइबर क्राइम पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। कमिश्नर के निर्देश पर कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई करते हुए नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों में ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 4 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपी दिल्ली राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस ने मौके से 4 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन और 2 राउटर भी बरामद किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन देकर लोगों को अपने जाल में फंसाया करते थे। इसके बाद से मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप के नागरिकों को कॉल कर उनके कंप्यूटर या लैपटॉप के हैक होने का झांसा देते थे। इतना ही नहीं, आरोपी पहले सिस्टम में वायरस भेजकर पीड़ितों को विश्वास दिलाते कि उनका डिवाइस हैक हो चुका है और फिर डॉलर में ठगी की रकम वसूला करते थे। पुलिस गौतम बुद्ध नगर थाना के निर्देशन में लगातार साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी अभियान के तहत थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया है, जहां पे 4 लोग यूएस और यूरोप में विक्टिम्स के साथ ठगी कर रहे थे। ये लोग टोल फ्री नंबर के पेड एड्स यूएस और यूरोप में चलवा रहे थे, जिसपे इंसान जब संपर्क करता था तो ये लोग उसको इंस्पायर करते थे कि आप कोई स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे डाउनलोड करिए। एक बार उसकी स्क्रीन शेयर होने लग जाती तो ये लोग उसके सिस्टम में एक वायरस भेजते थे, जिससे उसकी स्क्रीन ब्लैकआउट करने लगती थी और उसको लगता था कि उसके सिस्टम को कोई हैक करने का प्रयास कर। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। अंबुज, क्या कुछ जानकारी? टीम के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, पूरा मामला बताएं। जी बिल्कुल, नोएडा साइबर क्राइम द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय गैंग को भंडाफोड़ किया है। ये गैंग यूरोप, अमेरिका जैसे तमाम जगह पर एक टेक एक्सपर्ट के रूप में अपने आप को बताते थे और इनकी जो गिरफ्तारी हुई है बिलाल, देव कपाही, कुशाग्र और अभिषेक के रूप में हुई है। उनके पास से 8 मोबाइल, 4 लैपटॉप और 2 राउटर बरामद किए गए। ये इन्हीं से उन लोगों को शिकार बनाते थे और डीसीपी सेविया गोयल ने बताया कि इस गिरोह का काम रहता था कि सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन बनाते थे, उस पर एक अपना कस्टमर केयर नंबर डालते थे और कस्टमर केयर पर जब भी कोई कॉल करता था तो कॉल के बाद में ये सीधा ये ठगों के पास कॉल ट्रांसफर और उसके बाद ये लोग उनके जो गैजेट होता था, चाहे वो मोबाइल, लैपटॉप है या फिर वो कंप्यूटर है, तो उसमें ये लोग वायरस डालते थे जिससे उनकी स्क्रीन है वो ब्लैकआउट हुई थी। उसके बाद उसके अंदर जो उनका व्यक्तिगत डाटा है या फिर उनके बैंक से संबंधित जो भी जानकारी है ये उसको वहां से ठगते थे। और ये जो गैंग है कि इतना सात्विक तरीके से काम करते थे कि उनके द्वारा जो ठगी हुई जो रकम होती थी उसे क्रिप्टो करेंसी या फिर हवाला के माध्यम से अपने पास मंगाते थे, जिससे कि आने वाले समय में पुलिस इनके पास आसानी न पहुंच सके। लेकिन जिस तरीके से नोएडा साइबर क्राइम द्वारा इस पूरे मामले का उजागर किया है और आगे और भी जांच की जा रही है कि अब तक लगभग करोड़ों रुपए की ठगी करी है, तो इसके साथ कोई और लोग भी तो नहीं जुड़े हुए इन गैंग के साथ, कुछ और लोग या कहीं पर और इस तरीके से ठगी का रैकेट तो नहीं चल रहा है, जिसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से छानबीन करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल अंबुज, और यहाँ पर देखिए पूरी तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही है, साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है और टीम के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। लेकिन साइबर टीम ऐसे में जागरूकता अभियान किस प्रकार से चला रही है, अवेयरनेस के लिए क्या कर रही है ताकि लोग जो हैं जागरूक हो जाएं, खासतौर पर देश में? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए देश के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म का जितना उपयोग हुआ है, जिस तरीके से चाहे पेटीएम, फोन पे या अन्य माध्यमों से लोग उस पर जुड़े हैं, तो वैसे में कहीं ना कहीं साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर के जो पुलिस है, पुलिस के माध्यम से ऐसे टेक्निकल चीजें लाई जा रही है कि आसानी से अगर कहीं पर इस तरीके की ठगी होती है तो उसे पकड़ा जाए और उसका रिजल्ट भी आने लगा है। अगर शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत में ऐसे कोई उपक्रम नहीं थे पुलिस के पास में, लेकिन अब धीरे धीरे उसको पकड़ने की जो काम है, जिस तरीके से इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो साइबर क्राइम में जो बढ़ोतरी होती जा रही थी उसमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। लोगों को इसके ऊपर जानकारी दी जा रही है कि अगर आपके साथ इस तरीके की कोई घटना घटती है तो आपको क्या करना है, उसके ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमर केयर नंबर रिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं पुलिस के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से जो साइबर क्राइम में वृद्धि हुई थी उसमें कमी होती नजर आएगी। जी
चलिए ठीक है, मुझे आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात खबर यूपी के अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस महकमे पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। पीड़ित पक्ष पर आरोप यहां पर है कि दुष्कर्म के मामले में आपको बता दें कि ये पूरा आरोप लगता नजर आ रहा है। यूपी के अलीगढ़ से, जहां होटल में बुलवा करके पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित पक्ष पर आरोप है कि दुष्कर्म के मामले की कार्यवाही जो है, पीड़ित पक्ष का ये आरोप लगाया जा रहा है कि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। तो पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। होटल में बुला करके पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था। रेप पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। जी, मैं अलीगढ़ क्षेत्र की रहने वाली हूँ, क्वारसी की। और मेरी एक जितेंद्र नाम के आदमी से मुलाकात हुई थी गाड़ी के अकॉर्डिंग। वो किराए पे गाड़ी चलाता है, तो मैं उसकी गाड़ी एक करके ले गई थी केदारनाथ। तो उसके बाद एक दो बार फिर भी गाड़ी ले गई हूँ मैं। तो उसके बाद में उसने मुझसे मतलब पैसे वैसे की डिमांड करी है नहीं। फिर उसने कहीं मजबूरी बताई अपने घर की, तो मैंने दे दिए एक दो बार उधार उसको पैसे, ठीक है। और लेना देना चलता रहा, तो मेरा विश्वास उसने जीत लिया। जीतने के बाद उस 4-5 लाख रुपए खा चुका है वो। और मैं अपना बैंक का रिकॉर्ड भी दिखा सकती हूँ कि उसने पे लिया या नहीं, ठीक है सर। तो उसके बाद मैंने उससे पैसे की डिमांड करी, तो मुझसे मेरे हेवन होटल पे आ जा, पैसे ले जा। तो मैंने कहा सर मैं तो आ नहीं पाऊंगी, मुझे पेटीएम कर दो। तो उसने नहीं। तो फिर मैं गई मजबूरी, मुझे जाना था, पैसा लेना था वापस। तो मैं लेने गई, तो मैं बैठी, उसने चाय पानी के लिए पूछा मुझसे। मैंने चाय पानी मना कर दी, तो कह रहा ठंडा लो। तो मैंने थोड़ा मतलब उसने कोल्ड ड्रिंक वगैरह मेरे को दी। अब मुझे नहीं मालूम सर उसने मिलाया, उसको पीने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। तो फिर उसने मतलब वहां पे उसके रूम वगैरह थे, उसने मुझे कब ले गया मुझे कुछ नहीं याद। तो उसने गलत काम किया। गलत काम करने के बाद फिर उसने मेरी वीडियो बनाई है। वीडियो बनाने के बाद तो उसने ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया सर। उसने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है अलीगढ़ में। और दूसरी बात ये है सर कि मतलब मैंने उससे विरोध करा, तो उन्होंने कह रहा था तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, तू बदनाम हो जाएगी, कहीं मुंह दिखाने। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के, और ये पूरा मामला क्या है, जरा इस पर विस्तार से जानकारी साझा करें। देखिए, बता दूं इस मामले पर जो महिलाएं उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस को एप्लीकेशन दी गई है इस मामले पर। और जो घटना हुई है वो बन्ना देवी थाना क्षेत्र में हुई है। और लगातार उनके द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन न पुलिस न चौकी न थाने किसी ने उनकी सरकार नहीं सुनी। जिसके बाद इनके द्वारा कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी गई और वहां के देने के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। दर्ज होने के बाद तब से लेकर और अभी तक इस मामले पर कोई भी कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है। और लगातार जो आरोपी है वो इनको पीड़ित लगातार धमकी दे रहा है, कभी गाड़ी चढ़ा रहा है, कभी घर पे जाकर उनको धमकी दे रहा है। इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है और पुलिस के इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही कोई गिरफ्तारी की गई है। जी, तो इस पर किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं है। हालांकि पुलिस के द्वारा किसी तरह का कोई ऑफिशियल बयान इस पर सामने आया हो जितेंद्र? देखिए, एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी मिली है कि इसमें जो मुकदमा लिखा गया था उसमें चार्जशीट लग चुकी है और कोर्ट में पेश हो चुकी है। अब आगे देखने वाली बात होगी गिरफ्तारी कब हो पाएगी। ये पुलिस के ऊपर एक बड़े आरोप पीड़ित द्वारा लगाए गए हैं। जिस तरीके से ये वारदात हुई और वारदात देने के बाद फिर उस पे आगे भी लगातार वो धमकी दे रहा है, घर पे पहुंचकर भी धमकी दे रहा है और रास्ते में रोककर उसके ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई है। तो एक ये बड़ी
घटना है जिसको पुलिस जो है नजरअंदाज कर रही है। जी चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए HNA न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य का उद्घोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से संवरते प्रदेश का स्वर्णिम जेवर है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्री क्षमता वाले इस एयरपोर्ट के माध्यम से भविष्य में 7 करोड़ से अधिक यात्री लाभ ले सकेंगे। ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट 9 सिक्योरिटी चेक लेन, 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उत्तर भारत का कार्गो गेटवे होने के साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NCR में एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के अनुरूप है, जो उद्योगों को गति देगा, निवेश को गति देगा और उत्तर प्रदेश को समृद्धि देगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं और चलिए HNA न्यूज देख रहे हैं आप, जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है। बदायूं में 41 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां 41 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए हैं। एक दिन में 111 पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं। कई थानेदारों पर भी गाज गिर सकती है। SP अंकित शर्मा ने गोपनीय जांच कराई थी पुलिसकर्मियों के। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां बदायूं में 41 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। एक दिन में 111 पुलिसकर्मी के तबादले। कई थानेदारों पर भी गिर सकती है गाज। SP अंकित शर्मा ने कराई गोपनीयता से जांच। तो बदायूं में 41 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, एक दिन में 111 पुलिसकर्मियों के तबादले। कई थानेदारों पर भी गाज गिर सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में किसान लगभग 10 बीघा फसल पर आपको बता दें कि जलकर पूरी तरह राख हो गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है, जहां लखीमपुर में आयोजित भंडारे में पहली बार आपको बता दें LPG सिलेंडर की किल्लत जो है उसका असर साफ तौर से देखने मिला है। जहां आपको बता दें हर साल की तरह इस बार भी भंडारे का आयोजन किया गया, लेकिन सिलेंडर की कमी और बढ़ती महंगाई के चलते व्यवस्थाएं प्रभावित रही। कार्यक्रम में सपा सचिव रेहान खान भी शामिल हुए।
इस दौरान उन्होंने खुद कढ़ाई पर पूरी करके प्रसाद वितरित किया। साथ ही जरूरतमंद महिला साड़ी और सूट भी बांटे और एक गरीब बेटी की शादी के लिए 51,000 की आर्थिक सहायता भी दी। इस दौरान रेहान खान ने गैस संकट को लेकर बयान दिया कि गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं, छोटे बड़े दोनों तरह के सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आगे भी जरूरतमंदों की मदद जारी बात भी कहते नजर आए और कहा कि जनता अब काम के आधार पर ही फैसला करेगी। समय पूरे देश में लगातार भंडारे का प्रोग्राम चल रहा, पूरे उत्तर प्रदेश में जिले में गांव-गांव में चल रहा है। मगर इस बार जो भंडारे चल रहे हैं, हम लोग जो लगवा रहे हैं, तो हमेशा गैस की किल्लत नहीं होती थी, मगर इस बार इतनी दिक्कत हो रही, लकड़ियों के ऊपर खाना बना पड़ रहा और भंडारा में सुबह से शाम हो जा रही लकड़ियों पर बनने के लिए, और गैस की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ना एलपीजी सिलेंडर बड़े वाले मिल पा रहे हैं, ना छोटे मिल पा रहे हैं। और अगर कहीं किसी जुगाड़बाजी से उनको खरीदना भी चाहते हैं तो एक एक सिलेंडर 3-3 हजार रुपये में ब्लैक में रहा है। गैस की बहुत ज्यादा दिक्कत है, जिससे हम लोगों को भंडारा में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे रेहान खान बढ़िया आदमी हैं और हर साल भंडारे में सम्मिलित होते हैं और भंडारा कई वर्ष से चल रहा है। ये आज कोई नया भंडारा नहीं है, ये 75 साल से चल रहा है। हर साल भंडारे में सम्मिलित होते हैं, बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। इनको हिंदू मुस्लिम से नहीं मतलब, ये मुस्लिम जरूर हैं लेकिन सभी जातियों को लेकर के चलते हैं, सबकी मदद करते हैं। इनको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं और बहुत अच्छे कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम हो उसमें रेहान भाई सम्मिलित होते हैं, वो चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, किसी भी बिरादरी का हो, सब में रेहान भाई शामिल होकर के और गरीबों को, जैसे जो उनकी नजर में गरीब, उनको कपड़े से लेकर के, बर्तन से लेकर के, घर के सिलेंडर से लेकर के, खत लेकर के, मतलब सारी मदद भैया करते हैं हमारे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और वहीं आपको बता दें इस फायरिंग में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ये पूरा एक्शन देखने को मिला। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की, जहां पर आरोपी हिस्ट्री सीटर आरोपी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया है, जबकि उसका एक ही मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक 6 अप्रैल की रात किसान चौक के 2 अलग अलग स्थानों पर फायरिंग की वारदात हुई थी, जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई थी। बीती रात पुलिस और स्वाट टीम ने घेराबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल की पहचान आदित्य साहनी के रूप में हुई है। मौके से 32 बोर पिस्टल, कारतूस, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद की। पुलिस फरार आरोपी तलाश में लगातार दबिश दे रही। कल दिनांक 6 अप्रैल 2026 को थाना कप्तानगंज के किसान चौक क्षेत्र में हुए 2 जगह गोलीकांड के बाद अपराधियों की धरपकड़ हेतु थाने के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस टीमें गठित कर चेकिंग अभियान चलाई जा रही थी। उसी क्रम में आज थाना कप्तानगंज टीम, शॉर्ट टीम और कसिया थाना के संयुक्त टीम के द्वारा कप्तानगंज थाने क्षेत्र के हसनगंज क्षेत्र में चेकिंग एवं कॉम्बिंग चेकिंग अभियान चलाई जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे चेकिंग टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, परंतु बाइक सवार गाड़ी ना रोकते हुए पुलिस टीम के ऊपर अचानक फायरिंग किया, जिसमें जवाबी फायरिंग पुलिस के द्वारा भी की गई। जवाबी फायरिंग में बाइक सवार व्यक्ति को पैर में गोली लगी और घायल होकर के गिर पड़ा। उसके पीछे बैठे हुआ एक व्यक्ति वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया है। जो व्यक्ति घायल हुआ है उसकी पहचान आदित्य साहनी पुत्र कमलेश साहनी के रूप में हुई है। यह व्यक्ति थाने क्षेत्र में कल हुए गोलीकांड मुख्य आरोपी है, मुख्य अभियुक्त है, जिसकी तलाश पुलिस टीम के किया भी जा रहा था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां ग्रेटर नोएडा से खबर सामने आ रही है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है और गौ तस्कर के बीच में ये मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें ग्रेटर नोएडा से, जहां पर 25,000 का इनामी तस्कर मुठभेड़ में अरेस्ट। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल बताया जा रहा है। तस्कर से तमंचा और चोरी की बाइक बरामद की गई है। लंबे समय से ये फरार चल रहा था।
तो ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और 25,000 के इनामी गौ तस्कर के बीच में मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में आपको बता दें कि आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार कार्गो टी पॉइंट पर देर रात संदिग्ध परिस्थिति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा किया। खुद को घिरा देखकर आरोपी ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ गौ तस्करी, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा में भी उसके खिलाफ पशु क्रूरता, गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। तो 25,000 का ये इनामी तस्कर मुठभेड़ में अरेस्ट किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। और गौ तस्कर पर पहले से भी मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। हरियाणा में भी मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। लेकिन चलते चलते एक नजर मौसम के हाल पर।